इस वीडियो में होने वाला है लूसेंट सामान्य ज्ञान से टोटल 150 प्रश्न उत्तर रहने वाला है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह लूसेंट बुक से रहेगा। इसमें हिस्ट्री से प्रश्न उत्तर रहेगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। इसमें प्रश्न उत्तर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद उत्तर, उसके बाद उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी के बारे में दिया हुआ रहेगा। तो टोटल 150 प्रश्न उत्तर है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शुरू से एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और विशाल स्नानागार यहाँ के प्रमुख खोज है, यानी मोहनजोदाड़ो के प्रमुख खोज जो है विशाल स्नानागार है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा नगर है, मोहनजोदाड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है। इसमें कई प्रश्न और निकल के आ गया। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। और इसका खोज जो किया था 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी ने किया था मोहनजोदाड़ो का खोज। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। यह किया था 1921 ईस्वी में किया था दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले खोजा गया प्रमुख स्थल था, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पहले खोजा गया प्रमुख स्थल था। इसी के नाम से पर सभ्यता नाम पड़ा, यानी इसी के नाम पर जो है हड़प्पा को सभ्यता नाम पड़ा, हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद किस काल का ग्रंथ है? त्रिवेदिक काल का ग्रंथ है ऋग्वेद। और यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय दो था, एक पशुपालन और दूसरा कृषि। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था आर्यों के लिए। जौ प्रमुख फसल थी। खेती का धीरे धीरे विकास हुआ, बैलों का उपयोग से खेती होने लगा था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी कौन थे? वह महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता त्रिशला नाम था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। जो वर्तमान में लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। पिता का नाम था शुद्धोधन और माता महामाया। और इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और बोध गया जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और यहीं से धर्म का प्रचार शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उनको गुरु थे। नंद वंश का अंत क्या था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। और राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यह बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद। और धर्म का प्रचार किया था बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद। और इसने क्या किया था? शिलालेख भी खुदवाए थे। और हिंसा को यह बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद त्याग दिया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने किया था। इन्हें चाणक्य के भी कहा जाता है, यानी कौटिल्य को जो है चाणक्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। प्रशासन का वर्णन मिलता है इनके कार्यकाल में। मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कला और साहित्य गुप्त काल में विकास हुआ। और उत्तर भारत पर शासन किया श्रीगुप्त ने। इस वंश का विस्तार बाद में हुआ। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को।
और समुद्रगुप्त जो था वह एक महान विजेता था। पर्याप्त प्रशस्ति की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और यह विश्वविद्यालय जो है बिहार में था। विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। विदेशी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हेमसांग ने यहाँ अध्ययन किया था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में हेमसांग ने आकर के अध्ययन भी किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का था, और यह राजधानी थी कन्नौज। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे, यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह गुलाम वंश का संस्थापक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। 1206 ईस्वी में शासन शुरू किया था। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया, यानी कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया था इल्तुतमिश ने, और यह दिल्ली में वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया इल्तुतमिश ने, और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इन्होंने जो है 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। योग्यता के आधार पर शासन किया। तुर्क अमीरों ने उनका विरोध किया था, यानी रजिया सुल्तान जब शासक बनी थी शासिका, तो तुर्क अमीरों ने उनका विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया, दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया, मंगोल आक्रमण को रोका, और श्रीनगर की स्थापना भी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने 1332 ईस्वी में वंश की स्थापना किया। तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया और दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बने, यानी गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बने थे। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किया था। यह निर्णय असफल रहा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का यह निर्णय दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी स्थानांतरित का निर्णय असफल रहा। बाद में राजधानी फिर दिल्ली लाई गई थी। उसे विद्वान शासक भी माना जाता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान शासक भी माना जाता है। सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अफगान वंश का शासक था और 1451 ईस्वी में सत्ता की प्राप्ति की बहलोल लोधी ने। इसके बाद इब्राहिम लोधी शासक बना बहलोल लोधी के बाद। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। वह अफगान का शासक था। उसने बाबरनामा लिखा और 1526 ईस्वी में भारत में सत्ता स्थापित किया। पहले पानीपत में विजय प्राप्त की, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर सत्ता स्थापित किया था। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और शेरशाह सूरी से पराजित हुए। बाद में पुनः दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई बाबर की। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। और इन्होंने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनाया था। रुपया मुद्रा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने चलाया था। प्रशासनिक में भी सुधार इन्होंने किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। 1556 ईस्वी में
अकबर गद्दी पर बैठा था और द्वितीय पानीपत में विजय मिलती बैरम खान ने प्रारंभिक शासन को संभाला और बाद में अकबर ने स्वयं शासन किया। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब किया? 1582 ईस्वी में किया। उनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय था। बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया था। दीन इलाही को बहुत कम लोगों ने अपनाया था। अबुल फजल इसका समर्थक था। यह कोई जनधर्म नहीं बन सका। यानी अकबर ने जब दीन इलाही धर्म शुरू किया था तो यह कोई जन धर्म नहीं बन सका। दीन इलाही धर्म अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक कौन थे? बीरबल थे, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के प्रिय दरबारी थे। लोक कथाओं में आज भी प्रसिद्ध हैं। यानी बीरबल जो है लोक कथाओं में आज भी प्रसिद्ध है और वे अकबर के प्रिय दरबारी हुआ करते थे। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। वे अकबर के पुत्र थे और उन्होंने 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, न्याय की जंजीर लगवाई और उनके समय अंग्रेज भारत आए थे। ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने। या मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था जो आगरा में स्थित है। इनका निर्माण हुआ था, इसका 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब। सबसे लंबे समय तक शासन किया था और दक्षिण भारत में अभियान भी चलाया था। जजिया करके पुनः लगाया था और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारी में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। समुद्री मार्ग से यह वास्को डी गामा जो है भारत आया था और कालीकट के शासक जमोरिन से यह मिला था। भारत में यूरोपीय व्यापार की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया। भारत में व्यापार करने के लिए स्थापित की गई और बाद में इसे राजनीतिक शक्ति भी यह प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश शासन की नींव इसी से पड़ी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ही ब्रिटिश शासन की नींव पड़ा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मीर जाफर ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों ने निर्णायक विजय हुई। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और 3 भारतीय शासकों के बीच हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793 ईस्वी में लागू किया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया। भारतीय राजाओं को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और इसके बदले में भारी धन देना पड़ता था। विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। कई रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। अगला प्रश्न है, लेब्स की नीति किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया लेब्स की नीति। और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। झांसी सहित कई राज्यों का विलय किया गया और इस नीति से भारतीय शासकों ने असंतोष बढ़ाया। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख जो आगे चलकर 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस इसका कारण था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना किया था ए ह्यूम ने। इसके स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाया था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था और 1911 ईस्वी में विभाजन को रद्द कर दिया गया था। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी को लौटे। वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे
और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। नहीं, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में सरकारी पद और उपलब्धियां लौटाई गई। चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। यह नमक सत्याग्रह का हिस्सा था। साबरमती से दांडी तक की यात्रा किया गया और लगभग 390 किलोमीटर की पद यात्रा थी ये। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बल मिला। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी संविधान बनाने वाले जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उनके और 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक प्रश्न इसमें से और इम्पोर्टेंट बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह लिखित संविधान है भारत देश का। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है इसमें से। गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। यह सविता देव की स्तुति है। महाभारत की रचना किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने किया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। यह पाल वंश के शासक थे। विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसमें बौद्ध चित्रकला प्रसिद्ध है। और अजंता की गुफाएं जो है विश्व का धरोहर भी है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाएं हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। यह कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया और यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनाया और यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किया गया था लाल किला का 1638 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से तिरंगा फहराया जाता है और यह विश्व का धरोहर स्थल है लाल किला। इंडिया गेट किसके स्मृति में बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों के स्मृति में बनाया गया था और यह नई दिल्ली में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शुरू हुआ और यह अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना से पूरे विश्व में आक्रोश फैल चुका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था और बाल गंगाधर तिलक जो थे गरम दल के नेता थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व कहाँ से किया? सिंगापुर से किया था। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे।
भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पद ग्रहण किया था इन्होंने और वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। बिहार से संबंधित रखते थे। दो बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। और रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वे एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, यानी वंदे मातरम जो है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी का राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम को मिला। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका विशेष महत्व है वंदे मातरम का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इन्होंने पद संभाला था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। उन्होंने 1948 ईस्वी में पद संभाला था और सी राजगोपालाचारी जो थे वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और पहली बैठक जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार जो है वह हटाया गया था। इसका वर्णन भाग 3 में है। इसकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगले प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने पद को संभाला था 1950 ईस्वी में पद को ग्रहण किया था। भारत का चुनाव आयोग एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसका गठन हुआ था चुनाव आयोग का 15 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के नियंत्रण का महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में, और यह सरकारी खर्च का लेखा परीक्षण करता है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं, यानी CAG की नियुक्ति जो करता है और राष्ट्रपति के द्वारा होता है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संविधान संशोधन से। 1992 में यह 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। संवैधानिक दर्जा जो है 1992 में पारित हुआ था। नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 74वां संविधान संशोधन से। 1992 में यह पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। अगला, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग थे, समय समय पर संशोधित किया गया। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यह देश की शासन व्यवस्था का एक आधार है संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर घोषणा होती है आपातकाल की। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। वे एक स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। उनके योगदान राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। यह संविधान की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इस दिन भारत गणराज्य बना और संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसमें 4 सिंह बने हुए, यानी शेर का चित्र 4 बना हुआ है, जिसमें आगे साइड में 3 शेर दिखाई देता है और पीछे साइड में होने के कारण एक शेर छिप जाता है, यानी टोटल 4 सिंह का यानी शेर का चित्र बना हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस दिन भारत का संपूर्ण गणराज्य बना। इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संविधान संशोधन से मिला था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद CDP क्या है? यह जो है एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP। GDP किस देश की आर्थिक स्थिति और GDP जो है किसी देश का आर्थिक स्थिति और विकास का प्रमुख सूचक होता है, और इसके विरोधी जो है अर्थव्यवस्था के प्रगति का आकलन किया जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। NH-44 जो है जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी लंबाई लगभग है 3745 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति को बढ़ने से वस्तु महंगा हो जाता है, यानी मुद्रास्फीति जब बढ़ता है
तो कोई भी वस्तु जो है से महंगा होता है और मुद्रा के क्रय की शक्ति घट जाती है। इसे नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? नीति आयोग ने लिया था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? वुलर झील है और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है? वह क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र और यह भारत की सबसे बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार राष्ट्र कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो यह वह कर है जिसे करदाता स्वयं सरकार को देता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करता है और यह न्याय समीक्षा का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से बना है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। जीएसटी लागू होने से कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर प्रणाली में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है और यह यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजिकल जलप्रपात है और यह जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार के कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब सरकार की आय उनके कुल खर्च से कम होती है तो राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। इसे पूरा करने के लिए सरकार उधार भी लेती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। आपातकाल स्थिति पड़ने पर इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर इसे पहले भी भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में जोड़ा गया था जो 1976 ईस्वी में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसका उद्देश्य संविधान का मूल आदर्शों को और स्पष्ट करना था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? चिल्का झील है।
चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल है। यह देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत के नियंत्रण का महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सीएजी सरकार आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका कार्य वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना होता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण रिहंद बांध से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग यानी टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई में किया जाता है। टिहरी बांध का उपयोग। प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय से लोगों के औसत आर्थिक स्तर का अनुमान लगाया जाता है और यह आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक है। यानी जब कोई देश के कुल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या में भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। उनका योगदान भारतीय लोकतंत्र इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। यह राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण थार मरुस्थल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, यानी इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969 ईस्वी को हुआ था। साल 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना था। यानी भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य जो था बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना था, यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी संविधान बनना जो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है। यहाँ पर आपका 150 प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है, जो लूसेंट बुक से था और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट यह प्रश्न उत्तर था। इस वीडियो को एक लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।